खाना खा ले। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। अरे सुनो, अरे नहीं सुनो, अरे प्लीज, अरे गेट खोलो, मुझे जाने दो। नारी उत्थान, नारी सशक्तिकरण, महिलाओं की आजादी, आज अपना पूरा देश, पूरा समाज इस बात को समझ रहा है, इसे बढ़ावा दे रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो महिलाओं पर अत्याचार और उन्हें सिर्फ उपभोग की वस्तु समझते हैं। हमें इन्हें रोकना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। ये किया जा सकता है अगर हम आने वाले गुनाह के दस्तक को पहचाने और सतर्क रहें। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर। ये केस आज का नहीं, 1 साल पुराना है, जब अंधेरी के मनीष नगर पुलिस स्टेशन में मेरी पोस्टिंग थी। मुंबई दुनिया के मॉडर्न शहरों में से एक शहर। ये बात अजीब नहीं है क्या कि ऐसे शहर में किसी को सेक्स स्लेव मतलब गुलाम बना के रखा जाए। अबे यार, बॉल तो घर में चले गई। तू रुक, मैं लेके आता हूँ। 8 अंडे, एक खारी का पैकेट देना। रुको, पैसे लाती हूँ। संजू, यहाँ क्या कर रहे थे? वो आंटी, मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मेरी बॉल आपके घर आ गई। मैंने शॉट मारा, मैं वो लेने आया था। देख लो मैं। मिली? हाँ आंटी, मिल गई। थैंक यू। कौन थी ये लड़की जो इस लड़के से मदद मांग रही थी? क्यों इसे कमरे में बिना कपड़ों के बंद करके रखा था? क्या इसके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा था या उसे सबक सिखाने की कोशिश? आखिर कौन थे ये लोग जिन्होंने इस हालात में इस लड़की को कैद करके रखा था? क्या थी ये कहानी? आई शपथ, सच कह रहा हूँ, मैंने वहाँ पे एक आंटी देखी, उन्होंने कपड़े नहीं पहने थे, चादर लपेटी हुई थी। अबे चल ठीक है साला, कुछ भी बोलता है। अबे तू मान क्यों नहीं रहा? मैंने अपनी आंखों से देखा। अबे तुम मैं क्या कह रहा हूँ कि कान से देखा? अबे होंगे उनके कोई रिश्तेदार। और वो मुझसे हेल्प मांग रही थी। अबे बस करा, पिछली बार के तेरे चक्कर में मैं फंस गया था। अरे यार, तू मान क्यों नहीं रहा? मैं सच बोल रहा हूँ यार। अबे यार तू भी यार बेफालतू की बात लेके बैठता है। अरे घर ढूंढने में कोई दिक्कत हुई तुम्हें? नहीं, आराम से पहुंच गए थे। हाँ तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ। हाँ इम्तियाज, ईद मुबारक। ईद ऐसे विश करते हैं, ईद मुबारक। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक लेके आऊं, बैठो। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं?
कोई दिख नहीं रहा। मुझे ना अकेले रहना पसंद है, इसलिए अलग रहता हूँ। वो सब तो ठीक है, पर आज तो ईद है ना, इतना बड़ा त्योहार है तुम्हारा। मेरा त्योहार सिर्फ तुमसे। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए बिरयानी लगाता हूँ। सॉरी, हम बिरयानी नहीं खाएंगे। यहाँ पास में ही मेरी एक फ्रेंड रहती है, तो मैं उससे मिलने जा रही थी। क्या बात कर रही हो यार, 6 घंटे बैठकर तुम्हारे लिए इतने प्यार से मैंने बिरयानी बनाई है। एक बार देखो, खुशबू लो, एक बार सुन के तो देखो, अच्छी है, टेस्ट कर लो प्लीज। अरे फातिमा भाभी, ईद मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। अंदर आइए ना। नहीं नहीं, अंदर नहीं आऊंगी, बहुत काम है। ये बिरयानी लाई हूँ आप लोगों के लिए। इतनी सारी बिरयानी, ऐसा ना हो कहीं मेहमानों को कम पड़ जाए। अरे कम कैसे पड़ेगी, घर पे कोई मेहमान ही नहीं है, मैं और साजिद है सिर्फ। खाकर बताइएगा कि कैसी लगी। अब चलती हूँ, खुदा हाफिज। नमस्ते। क्या तू भी डरा दिया मुझे। अरे नहीं मम्मी, वो फातिमा आंटी झूठ बोल रही है। उनके बेडरूम में वो लड़की है जिसने कपड़े नहीं पहने हुए हैं और अपने आप को चादर से लपेटा हुआ है। मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं जब उनके घर पर बॉल लेने गया था ना, तो मुझसे हेल्प मांग रही थी। तूने फिर से कहानी बनाना शुरू कर दिया ना। पिछली बार की मार भूल गया तू। तेरे पापा को पता चला ना तो खाल उधेड़ देंगे तेरी। अरे नहीं मम्मी, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं सच बोल रहा हूँ। तू चुपचाप बैठ और हाँ, लोगों के घरों में ताक झांक करना बंद कर दे और पढ़ाई पे ध्यान दे, समझा? कैसे बनी है? बहुत टेस्टी है। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतने अच्छे कुक हो। तुमने अभी मुझे जाने ही कहा है, मैं और भी बहुत चीजों में बहुत अच्छा हूँ। रुको, लगता है इम्तियाज का हद से ज्यादा करीब आने की कोशिश करना मीना को अजीब लग रहा था, लेकिन उसने अपने गट फीलिंग को इग्नोर कर दिया और यही जुल्म की दस्तक थी और इसकी बहुत बड़ी कीमत मीना को चुकानी पड़ी। कौन थी ये मीना, कौन था ये इम्तियाज? और उधर दूसरी तरफ यमुनानगर में संजू को गुनाह की दस्तक मिल रही थी। वो उसे समझ रहा था, लेकिन उसकी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन वो भी अपने जिद पे अड़ा रहा कि क्या है उस लड़की की कहानी जो फातिमा के घर में कैद है। मम्मी आप मानो मेरी बात, मैं सच कह रहा हूँ। वहाँ पे वो लड़की है। मैं जब बर्तन देने गया था तो मैंने देखा था उसे। अच्छा सुनो, अरे मैं तू यहाँ क्या कर रहा है? प्लेट क्या चल रही है? भास्कर, हाँ? फिर से लोगों के घर में ताकना झांकना शुरू कर दिया तूने? हाँ? 1000 बार बोला ऐसे पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना कि नहीं, लोगों के घर में झांकने में इंटरेस्ट है इसको। आइंदा ऐसे किया ना तो उठा के घर के बाहर फेंक दूंगा मैं, समझो इसे। मैं समझूंगी। मार खाना अच्छा लगता है क्या तुझे? खा मेरी कसम, आज के बाद तू फातिमा भाभी के घर भी नहीं जाएगा और वहां ताक झांक भी नहीं करेगा। खा मेरी कसम। मम्मी मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ, फातिमा आंटी के घर वो लड़की है और उस बेचारी के साथ बहुत गलत हो रहा है। अरे रो मत यार, दुखी मत हो, बहुत जल्द तुमसे निकाह पढ़वाऊंगा। शादी तो क्या, मुझे तुमसे दोस्ती भी नहीं करनी चाहिए थी। गलती कर दी मैंने यहाँ के। आज बाबा की बात नहीं मानी। उनकी बात माननी होती तो आज ये सब नहीं होता मेरे साथ। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। अरे मैं तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ यार, सच में। पर मैं तुमसे नहीं करती और आज के बाद तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखूंगी। वो तो तुम्हें हर हाल में देखनी पड़ेगी जब मैं हमारा वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। हाँ?
और मैं भी कितना अच्छा लग रहा हूँ। एक्चुअली जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा ना, हमने मैं सेलिब्रिटी बननी है। चांद सिर्फ और सिर्फ दिखाने की बात हुई थी, छीनने की नहीं। अब तुम एक काम करो, तुम आराम करो। मैं मिलता हूं तुमसे। ये लो सुषमा भाभी दही। हाँ क्या दही चाहिए था ना आपको? हाँ हाँ हाँ। भास्कर, संजू झूठ नहीं बोल रहा है। मैं फातिमा के घर दही लेने गई थी। मैंने खुद देखा है, उस रूम में कोई है। कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर। ठीक है, देखता हूं। मॉर्निंग। कहाँ हो? मेरी शक्ल सोशल मीडिया पे देखोगी या फिर क्या? चार दिन हो गई मीना से बात होके। 4 दिन से उसका फोन भी बंद आ रहा है। पता नहीं किस हाल में होगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। किसने कहा था फोन करने? क्या बोल के गई थी घर छोड़कर? मैं बड़ी हो गई, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। नवीन प्लीज, हमारी बच्ची है वो। आप अपनी बेटी के बारे में ऐसा सब कैसे बोल सकते हैं? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। नवीन प्लीज कुछ कीजिए ना, प्लीज। औरंगाबाद में एक माँ बाप ने अपनी 25 साल की बेटी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई है, जो यहाँ वाशी में रहती है। उसका फोन पिछले 4 दिनों से स्विच ऑफ है। ये उसका नंबर और एड्रेस लो, जाकर पता करो क्या प्रॉब्लम है। लड़की का नाम मीना अरुणेकर है। हेलो। हाँ, अरे निकल गया मैं। अरे बस जूते पहन दो। बस पहुंच गया, हो गया। चल बाय। मैं बोर्डिंग नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। और मैं भी देखूंगा कि तू बोर्डिंग कैसे नहीं जाता। चल, और जब तक तू बोर्डिंग नहीं जाता है तू कमरे में बंद रहेगा, समझे तुम? चल कमरे में चल। उसके साथ संजू थोड़ी देर के बाद वापस आएगा, फिर देखता हूं इसे। आज लवकर घरी येईल असं वाटतंय मला। हाँ, अगर सकाळपासून एक पण केस नहीं। नहीं, अच्छा लगता है जब लोग रूल फॉलो करते हैं। उनको भी तकलीफ नहीं, हमको भी तकलीफ नहीं। लगता है लेट होगा। सब मेरा बेटा, बाद में फोन करता हूँ। सब मेरा बेटा, मेरा संजू खो गया है। सब वो कहीं मिल नहीं रहा है। मैं दोपहर से उसे ढूंढ रही हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं है। वो गायब हो गया। उसका फोन भी घर पे है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अब बेटी सब उसे ढूंढ दीजिए। सब। क्या उम्र है आपकी लड़की की? 14 साल। 14 साल बोले तो बड़ा लड़का है आपका। दोस्तों के साथ गया होगा। नहीं साहब, मैंने सब जगह पे ढूंढा, वो कहीं नहीं मिल रहा है। सबको पूछा, वो कहीं नहीं है। वो घर छोड़ के भाग गया। भाग गया मतलब खुद की मर्जी से गया होगा। नहीं साहब, मेरे पति ने, उसके पापा ने उसको बहुत मारा था। वो उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते थे, इसलिए वो घर छोड़ के चला गया। बोर्डिंग स्कूल की वजह से मारा? नहीं, उसको मारा इसलिए क्योंकि वो फातिमा के घर पे, हम लोग ने उसे मना किया था, फिर भी वो वहां पर जा रहा था। उसके घर पे घुसने की कोशिश कर रहा था। सब वहां पे एक लड़की है, मैंने अपने कानों से सुना है। क्या बोल रही हैं आप? शांत हो जाइए, पानी पीजिए। थोड़ा कैसे बोलते? आप बताइए। सब मेरा बेटा, वो
सब समझ में आया। आप घबराइए नहीं, आपके बेटे को हम जल्द से जल्द ढूंढ के निकालेंगे। हाँ, उसका फोटो और आपका फोन नंबर दे देना साहब। ठीक है, आइए मैडम। मैं मानता हूं ना सर कि संजू मेरा खून नहीं है, सुषमा की पहली शादी से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छा बाप नहीं हूं। कितनी कोशिशें की मैंने उसको सुधारने की, लेकिन संजू जो है दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा है, और इसीलिए उसको सुधारने के लिए मैं उसको बोर्डिंग स्कूल भेज रहा था। और वैसे भी वो मेरा बेटा है, मैं उसे कहीं नहीं भेजूं। साहब कल भी दोपहर में ड्यूटी पर मैं ही था, लेकिन मैंने संजू को बिल्डिंग के बाहर जाते हुए नहीं देखा। अच्छा, बिल्डिंग के सीसीटीवी कैमरास काम करते हैं? हाँ साहब। सर वो संजू को इधर उधर ताजा करने की बहुत गंदी आदत है। एक बार वो ग्राउंड फ्लोर पे एक लड़की को कपड़े बदलते हुए देखता हुआ पकड़ा गया था। उसे बहुत मार पड़ी थी, मुझे लगा वो सुधर गया, लेकिन फिर वो बता रहा था कि फातिमा आंटी के घर पे उसने एक लड़की को देखा बिना कपड़ों के। हमने सुना है आपने अपने घर में किसी लड़की को छुपा रखा है। लड़की? नहीं सर, हमारे घर में कोई नहीं है। कोई नहीं है, अच्छी बात है, फिर भी हमें तलाशी करनी पड़ेगी। सावंत देखो जरा। सर मैं कह रही हूँ हमारे घर में कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। वहाँ कुछ भी नहीं है सर। जरूर कोई हमारे खिलाफ भड़का रहा है सर, वहाँ कुछ भी। हो गई ना तसल्ली आप लोगों को? कुछ नहीं मिला ना यहाँ पर? ये क्या तमाशा बना के रखा है सबने सर? आप लोग से पहले वो भास्कर अंकल भी आकर गए थे यहाँ पे। हो क्या रहा है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही है सर। पूरे घर में कहीं भी लड़की नहीं है। तो आप फातिमा के घर पे चेक करने गए थे कि वहाँ लड़की है या नहीं? क्यों? सर मैं फातिमा जी के घर गया था, लेकिन कोई लड़की वड़की चेक करने नहीं गया था। मैं उन्हें सॉरी कहने गया था, और मुझे पता था कि वहां पे कोई लड़की है नहीं। सच कहूं तो हमारे संजू को ही झूठ बोलने की आदत है, मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहता है, बताता रहता है। मुझे वाकई अफसोस है कि हमारे वजह से उन बेचारों को तकलीफ झेलनी पड़ी। चलो। अम्मी, अल्लाह का शुक्र है हम बच गए। अच्छा हुआ सही वक्त पर सही फैसला लिया। पुलिस को कुछ नहीं मिला और चुपचाप चले गए। और ये संजू ने भी हमारा जीना आराम करके रखा था। इन शॉर्ट क्या आशिर के, हमें संजू दीक्षित का क्लू नहीं मिला, और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो लड़की वहां थी या नहीं। लेकिन सर सुषमा बोल रही थी कि लड़की थी वहां। वो ठीक है सिरके, लेकिन संजू ने क्या कहा कि लड़की को मैंने देखा। ये संजू के ऊपर भी भरोसा नहीं कर सकते यार, इसका रेपुटेशन बहुत खराब है। शरारत करने के लिए इसने कहानी भी बनाई होगी। हम लोग एक काम करते हैं, जो क्लियर है ना उसके ऊपर फोकस करते हैं। संजू मिसिंग है, किस वजह से? लड़की की वजह से, या संजू और लड़की दोनों गायब है, या किसी ने गायब किया है? अगर वो लड़की वहां थी तो वो कौन हो सकती है? सर हमने बिल्डिंग का कल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, संजू बिल्डिंग से बाहर गया नहीं। बाहर गया नहीं? जी सर। कहां जा सकता है? रमेश जल्दी आ। भाई सब हटो पीछे, हम लोग चलिए चले पीछे पीछे आइए। सर बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। देखकर तो लग रहा है कि मौत हुए 7 से 8 दिन हो चुके हैं। पहचान पाना काफी मुश्किल है। शिरके जरा आसपास देखो, कुछ सुराग मिलता है क्या? बॉडी को किसने देखा था सबसे पहले? साहब मैंने देखा था। सर आसपास देखा, लेकिन कोई आइडेंटिटी नहीं मिली, ना फोन ना पर्स जिससे बॉडी की पहचान हो सके। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। एक ब्लाइंड मर्डर केस था। ये जो लड़की थी उसको भगवान ने धरती पर जिंदगी जीने के लिए भेजा था, फिर किसे हक था कि वो उसकी जिंदगी आधे में खत्म कर दे। हम उस लड़की को पहचान देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हमें उसके कातिल और उसके मोटिव तक पहुंचना था, और ये भी पता करना था कि संजू कहाँ है।
जुल्म की दस्तक एक नहीं दोनों तरफ मिल रही थी। अरे साजिद कहाँ जा रहे हैं? याद है ना शाम को जेबा के यहाँ दावत में जाना है? हाँ अम्मी, हमें याद है, हम आ जाएंगे तब तक। पर अम्मी वो इस बला का क्या करना है? करना क्या है? बाहर से कमरा बंद करके जाएंगे और क्या। हम चलते हैं। शिर्के, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत विंड पाइप चोकअप होने की वजह से हुई है और वो मौत 8 से 9 दिन पहले हुई है। लेकिन सर हमारे पास ऐसी लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेंट नहीं है। वैसे मैंने बाहर के पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की है, हो सकता है कि उनके पास कोई मिसिंग कंप्लेंट आई हो। लेकिन वहां से इंफॉर्मेशन आने तक हम लोग ऐसे नहीं बैठ सकते, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। सर कोशिश तो करना चाहिए, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि बॉडी के पास हमें कोई आइडेंटिटी नहीं मिली है। शिर्के, आम पब्लिक की तरह नहीं, पुलिस की तरह सोचो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। सर ये आज चाय के बदले उकाला? देखते हैं उकाला पी के दिमाग की बत्ती तेज चलती है क्या। ए भाई, शक्कर नहीं इसमें? सर शक्कर तो ठीक है, आजकल आप तू शुरू मत हो जाए यार शिर्के, ज्यादा साकर क्यों नहीं था। शिर्के, ये ड्रेस तुम्हें ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं लगती? हाँ सर। वो खुद के लिए बनवा लेते उसको क्या कहते हैं? डिजाइनर ड्रेस। डिजाइनर ड्रेस। इसकी एम्ब्रॉयडरी देखी, मतलब इस ड्रेस के लेवल के थ्रू हम इसके डिजाइनर तक पहुंच सकते हैं। उकाला पी के दिमाग की बत्ती तेज चल रही है तुम्हारी। बहुत कम चांसेस है लेकिन है, डिजाइनर थ्रू हम शायद इस लड़की तक भी पहुंच सकते हैं। अम्मी जल्दी करो, लेट हो रहा है। हाँ जल्दी आ जाओ। मैं हूँ। और तुम कौन हो? इधर बंद क्यों किया तुम्हें इन लोगों ने? प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। अरे पर कैसे निकालूं? दरवाजा बंद है, लॉक है। अरे अम्मी वो जेबा आपा के लिए जो गिफ्ट लिया था वो कहाँ पर है? अल्लाह, वो तो मैं डाइनिंग टेबल पर भूल गई। तू भी ना जल्दी कर लगा रखा था। अब जा लेकर आ, ले चाबी। संजू मेरा बच्चा, तू कहाँ चला गया था? हम लोग कितने परेशान हो गए थे। सिर्फ आप ही लोग नहीं परेशान है इससे, हम भी परेशान हो गए हैं इससे। पता नहीं कब हमारे घर में चुपचाप घुस गया और तोड़ फोड़ मचाने लगा। अरे हैरान करके रखा है इस लड़के ने। पागल है आपका बेटा। आंटी मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग अगर इसका इलाज करो ना तो बेहतर होगा, वरना मैं करूंगा तो महंगा पड़ेगा फिर आपको। सर एक अच्छी खबर है। अरे सुनाओ यार, बहुत दिन से अच्छी खबर नहीं सुनी। सर वो संजू वापस आ गया है। ये सही में अच्छी खबर है? हाँ सर, उसके फादर ने बताया कि वो छत पे छुपा हुआ था। और सर वो जिस लड़की की बॉडी यमुना नगर के बैक रोड पे मिली थी, जिसने वो डिजाइनर कुर्ता पहना हुआ था,
सर उसके डिजाइनर का भी पता चल गया, जयपुर का रहने वाला है और जयपुर में उसका आउटलेट है। आउटलेट मतलब दुकान ना? हाँ सर। आगे बताओ। सर वो डिजाइनर अपने जितने भी प्रोडक्ट हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट के थ्रू बेचता है, पार्टनरशिप में। वो सिंपल है, साइट पे जाओ और देखो किसने कुर्ता खरीदा। सर पता कर लिया, पिछले 3 महीनों में ऐसी 10 लड़कियां हैं जिनने वो कुर्ता खरीदा था। सर उनमें से जो 3 लड़कियां हैं वो मुंबई की रहने वाली हैं और बाकी की जो लड़कियां हैं वो पंजाब, दिल्ली और गुजरात से हैं। ये 10 लड़कियों के बारे में पता करो, उनमें से कोई मिसिंग है क्या? खास करके वो 3 लड़कियां जो मुंबई की थी। सर उनके बारे में भी पता कर लिया। हाँ। उनमें से एक लड़की जो वाशी में रहती थी पिछले 10 दिनों से वाशी से गायब है और सर उसके पेरेंट्स ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट औरंगाबाद में कराई है। सर उस लड़की का नाम मीना औरंडेकर है। मीना का सीडीआर रिपोर्ट निकालो और तुम औरंगाबाद जाने की तैयारी करो। ठीक है सर। कुछ दिन पहले जब मीना घर आई थी तब उसने बताया था एक लड़का है जो उसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिला था और वो उसे पसंद करती है। मैंने उसे समझाया भी कि सोशल नेटवर्किंग साइट पर मिलने वाले लोगों पर विश्वास नहीं किया जा सकता, पर वो हमारी सुनती कहाँ है। मीना का कोई फोटो है आपके पास? अच्छा, मीना ने कभी उस लड़के के बारे में बताया था? क्या नाम था, कहाँ रहता था? नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ इतना पता कि अंधेरी में यमुना नगर में रहता है। यमुना नगर। आखिरी बार आप दोनों की कब बात हुई थी मीना से? 12 दिन पहले, अगस्त के एंड में। तब से उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इस डिजाइनर कुर्ती को पहचानते हैं आप? ये तो मीना की कुर्ती है। बहुत महंगी थी इसलिए मैंने उसे बहुत डांटा भी था कि इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है, पर आप क्या पूछ रहे हैं? हमें यमुना नगर बैक रोड पे एक लड़की की बॉडी मिली थी, उसी लड़की ने कुर्ता पहना था। आप दोनों को हमारे साथ मुंबई आना होगा बॉडी की पहचान के लिए। सर वो डेड बॉडी की पहचान हो गई है। हाँ। उसके पेरेंट्स ने उसे पहचान लिया है। उसका नाम मीना औरंडेकर ही था। अच्छा। और सर मैंने उसके कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक किए हैं। उसने लास्ट कॉल किसी इम्तियाज हुसैन को किया था और उस समय उसके फोन की लोकेशन यमुना नगर की थी। यमुना नगर की थी? मतलब अपने को अगर लाश यमुना नगर में मिली है तो फोन भी वही मिलना चाहिए था। लेकिन सर उसका फोन 30 अगस्त को वाशी में स्विच ऑफ हुआ है। शिरके, फोन को पैर है क्या? वो चलते जाएगा। हाँ? मर्डर जिसने किया उसने लाश यमुना नगर में फेंकी और मोबाइल वाशी में, ताकि हमें लगे लड़की वाशी से गायब हुई है। समझे? हाँ सर। तुम एक काम करो, इम्तियाज हुसैन को लेके आओ। साहब, इम्तियाज साहब 101 नंबर फ्लैट में रहते हैं, लेकिन अभी वो घर पर नहीं है। घर पे नहीं है तो कहाँ गया है? साहब ये तो मुझे नहीं मालूम है, हो सकता है अपनी माँ के घर गए हों, वो यहाँ पास में ही रहती है। उसकी माँ जी का एड्रेस पता है आपको? एड्रेस तो नहीं मालूम साहब, लेकिन वो यमुना नगर में कहीं रहती है। यमुना नगर? हाँ साहब। ये ले अम्मी, इस महीने का खर्चा है। बस इतने पैसों में मैं कैसे चलाऊंगी घर का खर्च? अरे तो देता नहीं है क्या हर महीने? अभी चलाओ इतने से, बाकी देखता हूँ मैं। और कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं, उस लड़की को तो हम संभाल लेंगे, पर इस संजू ने जीना मुहाल कर रखा है। खैर उस तरफ से भी जल्दी राहत मिल जाएगी। सुना है उसका बाप उसे बोर्डिंग स्कूल भेज रहा है। तुम फिक्र मत करो, अगर नहीं भेजेगा ना मैं भेज दूंगा। अरे साहब, वो आपका इंस्पेक्टर साहब इंतजार कर रहे हैं। साहब! इम्तियाज? हाँ सर जानता हूँ, अब दोस्त है मेरी। मगर सर बात क्या हुई है? आप लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अरे ऐसे ही जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, खास कुछ नहीं। तुम्हारी दोस्ती कैसे हुई थी? सर सोशल मीडिया के थ्रू। पहले दोस्त बने, फिर धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद करने लगे, शादी भी करना चाहते थे। अच्छा। लेकिन जब मीना के घर वाले इंटरकास्ट मैरिज के लिए राजी नहीं हुए तो हमने ब्रेकअप कर लिया। हम लोगों ने मतलब दोनों ने? नहीं सर, वो मीना का ही डिसीजन था। जब मुझसे वो मिलने आई थी ईद वाले दिन मेरे घर पे, तब उसने मुझसे कहा था कि अब हम कभी नहीं मिलेंगे। वो शायद ब्रेकअप करने ही आई थी सर। कितना सज्जन लड़का है। उसने बोला और इसने मान लिया? नहीं सर, मैंने ट्राई किया था सर। मैंने कोशिश की कि मीना अपना फैसला बदल दे, लेकिन जब वो अपने फैसले पे अड़ी हुई थी तो
मैंने उससे जाने दिया। क्या यार तुम्हारे आजकल के जनरेशन का प्यार, बाद में कभी कांटेक्ट करने का ट्राई नहीं किया होगा ना? कई बार उसको फोन भी किया था, लेकिन हर बार उसका नंबर स्विच ऑफ ही आता था। मुझे लगा शायद नंबर बदल लिया हो मेरी वजह से, तो मैं सोच रहा था कि मैं जाके उससे मिली हूँ। अभी नहीं मिल सकता तू। सर, उसका मर्डर हो गया है, मर गई वो। क्या कह रहे हैं सर? मीना तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती मीना। फिर कैसे हुआ सर ये? वो हम लोग पता कर रहे हैं कैसा वो। और रहने दो। मुझे बताओ, तुम्हारी फैमिली यमुनानगर में रहती है, तो तुम अलग क्यों रहते हो? मेरी और अम्मी की बनती नहीं थी, मैंने सोचा अलग ही रह लेता हूं, इसलिए मैंने पास में एक घर देख ली ताकि अकेला भी रह पाऊंगा और अम्मी का ध्यान भी रख पाऊंगा। अरे बहुत केयरिंग इंसान है ये। अच्छा, तुम्हारी अम्मी कहाँ रहती है, उसका पता क्या है? यमुनानगर, शांति गार्डन, फ्लैट नंबर 104। सर ये देखिए, शांति गार्डन 103, संजू दीक्षित यहीं रहता है। और उसके सामने वाला 104 फातिमा हुसैन का, जहां तुम वो लड़की की तलाश में गए थे जिसके बारे में संजू ने बताया था। शिरके, कहीं ये लड़की मीना तो नहीं? सर मुझे लगता है कि वो मीना नहीं हो सकती, क्योंकि मीना की बॉडी हमें 9 सितंबर को यमुनानगर में मिली और सुषमा के बयान के मुताबिक संजू ने उस लड़की को 6 सितंबर के आसपास देखा और मीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत 3 सितंबर को हुई। सर इस फैमिली में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। मीना गायब हुई, उसका मर्डर हुआ, इसका कनेक्शन इम्तियाज से है और दूसरा उसकी फैमिली से, जिसे संजू और उसकी मां ने देखा था। शिरके, इम्तियाज हुसैन है ना, इसके डिटेल निकालो। उसके सोशल मीडिया पे जो भी लड़कियां उनके बारे में भी देखो और उसके बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज देखो। ठीक है सर। सर आपको भी लगता है कि इसमें इम्तियाज का हाथ है? शायद। ये फोटो को देख के रोना होना ठीक है, वो फोटो को किस क्या ले रहा था, फिर भी डायलॉग क्या मारा, सब नाटक है और एक्टिंग। जिसके दिल को लगती है ना, उसको डायलॉग नहीं सोचते। तुम एक काम करो, तुम कल फॉरेंसिक टीम लेके उसके घर पे रेड मारो। मैं इधर शांति गार्डन सोसाइटी में देखता हूँ क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग इम्तियाज मियां, ये लीजिए आपके घर का सर्च वारंट। चलिए हटिए। अरे सर, कहां घुसे सर? सर बेड के पास से मिला है। सर इसमें बिल्डिंग का पिछले 1 महीने का पूरा सीसीटीवी फुटेज ले लिया है। सावंत, ये संजू है ना? संजू सर मैं सच कह रहा हूँ, ये लोग क्या हुआ रोने को? नहीं सर, कुछ नहीं, सब ठीक है। हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं तो लेट हो रहा है। चलिए। सर चल अंदर। मेरे को नहीं जाना मम्मी, सर भाभी वो लड़की। सर कुछ नहीं, दिमाग खराब हो गया इसका। कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाता रहता है, बोलता रहता है। तंग आ चुका मैं इसे बोर्डिंग स्कूल ले जा रहा हूँ। उससे बात कर रहा हूँ, तुमसे नहीं। उधर जाके खड़े रहो, उधर जाओ। आइए सावंत, आइए सर। बोलो बेटा। सर मैं सच कह रहा हूँ, उधर वो फातिमा आंटी के घर पे वो लड़की है, उन्होंने उसे कमरे में बंद करके रखा हुआ। मुझे पता है, आप जिस दिन आए थे वो नहीं थी, पर उसके अगले दिन वो आ गई थी। मैंने अगली शाम को बात भी की थी उनसे। सर मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मेरी बात मानो सर। सावंत, ये सब हमारे इजाजत के बिना संजू शहर से बाहर नहीं जाएगा, समझा? यस। जी घर देखना है। पर क्यों? सुना है तुम्हारे घर का इंटीरियर बहुत अच्छा है, सोचा कॉपी कर लो। 2 मिनट लगेगा। सावंत निकले बगा जरा। लेकिन अरे वहाँ कुछ भी नहीं है, आप वहाँ कुछ भी नहीं है। ये बंद क्यों है?
हमारा कुछ कीमती सामान अंदर है, इसी वजह से हम बंद करके रखते हैं। अरे हम लोग पुलिस है, हाँ? चोर नहीं है। खोलो उसको। पर मैंने आपसे कहा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मुझे देखने दो। खोलो, लाओ चाबी लो। तुम और पकड़। चाबी याद नहीं है मुझे। दरवाजा है, चाबी नहीं है। मतलब चाबी है लेकिन ढूंढो मिलेगी। याद नहीं है। हाँ? लाओ ढूंढो, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं आपको कह रही हूँ कि कुछ भी नहीं है अंदर। मैं देखता हूँ। कर लीजिए तसल्ली, 2 मिनट नहीं 2 घंटे लीजिए आप। सर कॉर्नर चेक करा। पर खुदा के लिए हमें दोबारा परेशान मत कीजिएगा। अरे हम शरीफ लोग हैं। क्या मिल देगा? नहीं सर। हम क्यों किसी की बच्ची को कैद करके रखेंगे? उस संजू ने आपके कान भरे हैं ना, तो देख लीजिए, कर लीजिए तसल्ली। कुछ मिला क्या आपको? सब 2 मिनट बाहर रुकिए। फॉरेंसिक टीमला बोलवा। सर अंदर कुछ नहीं मिला। सर इसे एक कंप्लेंट लिखवानी है। कैसी कंप्लेंट? सर मैंने पिछले 1 महीने के शांति गार्डन के सीसीटीवी फुटेज को देखा है। सर एक बात अजीब लगी। ये देखिए, ये लड़की पिछले 15 दिन पहले शांति गार्डन में आई थी और सर 7 दिन तक ये लड़की बाहर नहीं निकलती है, और जब ये बाहर निकलती है तो सेम कपड़ों में। 3 दिन पहले ये लड़की फिर वापस सोसाइटी में आती है। और ये देखिए, ये सोसाइटी के मेन गेट का फुटेज है, और कल जब सोसाइटी के मेन गेट से बाहर निकल रही है तो काफी घबराई हुई और हड़बड़ाहट में बाहर जा रही है। शिरके संजू को बोला। ठीक है सर। ये सर, ये वही आंटी है जिन्हें फातिमा आंटी ने अपने घर पे लॉक करके रखा था। मदद करो। पक्का? ये सर। थैंक यू बेटा, तुमने हमारी बहुत हेल्प की है। तुम बहुत ब्रेव लड़के हो। ऑल द बेस्ट। सर ये इम्तियाज की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज है। सर इसमें एक बात काफी अजीब लग रही है। सर ये 3 तारीख की रात 2 बजे की फुटेज है। इम्तियाज अपनी कार से आता है और अपनी कार को बिल्डिंग के एंट्रेंस के पास पार्क करता है और ऊपर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो वापस आता है और इस वक्त उसके साथ ये लेडी है, बुरखे में, व्हील चेयर पे लेके आया सर। ये दोनों गाड़ी के पास जाते हैं और उस लेडी को कार की बैक सीट पे बिठाता है। एक मिनट स्टॉप करो, थोड़ा पीछे लो। हाँ बस जूम करो। शिरके, ये इम्तियाज आशिक को उठाओ और उसकी गाड़ी सीज कर दो जल्दी। ठीक है सर। मीना बिरयानी खा के गई थी, तो दूसरी कौन है? सर ये तो मेरी अम्मी है सर। मुझे ईद की मुबारकबाद देने आई थी सर, और फिर अचानक से उनकी तबीयत खराब हुई तो मैं। तुम्हारी अम्मी मुस्लिम है ना? ये कैसा सवाल है सर? ये देख, तुम्हारी अम्मी मुस्लिम है तो हिंदू बांधते वैसा मौली का धागा उनके हाथ में कैसा बंधा हुआ है? वो भी मीना के हाथ में था वैसा। तू बताएगा? तू नहीं बताएगा? तेरे घर में बेडरूम में एक लंबा बाल मिला है, वो डीएनए टेस्ट के लिए भेजा है। पता चलेगा किसका बाल था। 3rd डिग्री का यूज करो, मुझे बताएगा। सर मैं सर मीना को मारना नहीं चाहता था सर। मैंने उसको बुलाया था ईद करने का, और बिरयानी में सर मैंने नशीली दवा भी मिलाई थी सर। फिर उसके बाद मैंने सर बोल आगे। मैंने उसको निकाह का ऑफर भी दिया था सर, लेकिन वो मानी नहीं सर। तो मैंने उसको सर अपने घर में बंद कर दिया 3 दिन के लिए, और उसका फोन लेके भाषण में फेंक दिया। मुझे लगा अगर
किसी को पता भी चलेगा तो लगेगा कि वाशी से गायब हुई है। फिर जब मैं आया 3 दिन बाद तो उसका कमरा खोला तो सर उसने मेरे ऊपर ही हमला कर दिया सर, और चीखने चिल्लाने लगी सर। वो जो दूसरी लड़की तेरे अम्मी ने वहाँ कैद करके रखी थी वो कहाँ है? क्या उसको भी मार दिया? सर कौन सी लड़की सर? मैंने नहीं किया किसी के साथ कुछ सर, मैं मीना के अलावा किसी को नहीं जानता हूँ सर। हेलो, भेज दो उसको, मैं उसकी राह देख रहे। तू दूसरे लड़की को नहीं जानता था? नहीं सर। तो वो लड़की ने तेरे और तेरे फैमिली के खिलाफ पुणे में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कैसे की? नाम तू बताएगा मैं बताऊं? दिव्या आप्टे। मैं पूना में रहती हूँ, वहीं जॉब करती हूँ। सोशल मीडिया पर मेरी और इम्तियाज की दोस्ती हुई थी। 2 महीने पहले वो पूना आया था, तब हम 1-2 बार मिले थे। फिर 15 दिन पहले मैं मुंबई गई, उससे मिली और वो मुझे अपनी माँ से मिलाने ले गया। अम्मी, ये है दिव्या, ये यहाँ पूना में रहती हैं, अपने काम के सिलसिले में आई हैं मुंबई। सलामत रहो। बैठो तुम लोग, गर्मी बहुत है, मैं ठंडा लेकर आती हूँ। शरबत? हाँ जी। इस वीडियो में बिना कपड़ों के तू इस कमरे में ही रहेगी और मैं जब भी जाऊं तुझे मुझे खुश करना होगा। अच्छा, खुश नहीं करेगी? अगर ऐसा करेगी ना तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा और तुझे सेलिब्रिटी बना देता हूं। मैंने हार मान ली थी सर, फिर मुझे संजू मिला। उसने मुझे होप दी कि मैं खुद को बर्बाद होने से बचा सकती हूँ। संजू के डर से इन लोगों ने मुझे 10 दिन पहले जाने दिया, लेकिन ये कहकर कि अगर मैं पुलिस के पास गई तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। अच्छा, तो इसलिए पहली बार जब हम वहाँ तलाशी लेने आए तो तुम वहाँ हमें नहीं मिली? जी सर, उसके बाद फिर से इन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया, अपने घर बुलाया, कहा कि अगर नहीं गई तो वो वीडियो वायरल कर देंगे। सर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए चली गई। लेकिन दूसरी बार भी तुम हमें वहां नहीं मिली, वहां से निकली कैसे? 4 दिन पहले खिड़की साफ करते वक्त उसकी माँ का इयररिंग नीचे गिर गया था। उसने अपने कपड़े मुझे दिए और वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए मुझे नीचे से इयररिंग लाने के लिए भेजा। मैं नीचे गई लेकिन सीधा पूना चली गई। मैं किसी तरह पूना पहुंची, वहां अपनी फैमिली को सब कुछ बता दिया। अगर तुम सही वक्त पर हमारे पास आती तो ये तुम्हारे साथ नहीं होता और शायद मीना की जान भी बच जाती। जब हमने पूरी सोसाइटी के सामने फातिमा और साजिद को अरेस्ट किया और संजू को शाबाशी दी, उस वक्त सब लोगों को पता चला कि संजू एक बहादुर बच्चा है। और फाइनली उसके माँ के ये भी समझ में आया कि उसने अपने बच्चे के लिए बाप नहीं जल्लाद चुन लिया था और उसने भास्कर को डिवोर्स पेपर भेज दिए। फाइनली दिव्या को न्याय मिला संजू की वजह से। संजू ने जुर्म के आने वाली दस्तों को समझा था और सबके साथ शेयर भी किया था। उसकी माँ को छोड़कर किसी ने उसे नहीं समझा। वो लोग जो अपने सोशल मीडिया पे बढ़ते हुए फ्रेंड लिस्ट को देखकर खुश होते हैं, उन्होंने सतर्क रहना बहुत जरूरी है। मानता हूं कि कामकाज में लगे लगे अकेले हो गए, लेकिन अकेलापन दूर करने के लिए किसी अनजान पे भरोसा करना अच्छी बात नहीं है। अगर मीना और दिव्या ने इस सब पर ध्यान दिया होता तो आज मीना की जान नहीं जाती और दिव्या के साथ ये सब नहीं होता। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी। अब हंस भी दे, लड़के वाले आते ही होंगे। बाहर वालों के सामने आपका तमाशा ना बने, सिर्फ इसलिए ये फॉर्मेलिटी निभा रही हूँ माँ। मैं इस लड़के से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। हर बार सचिन भाई जो बोलेंगे मैं वो नहीं मानूंगी। मानना होगा, ये घर उसी के पैसों पे चलता है। भूल गई, तेरी पढ़ाई भी उसी के पैसों से हुई है। और ये पैसों का दोस्त मुझे मत दिखाइए।
मैं अच्छे से जानती हूँ कि सचिन भाई ये पैसे कैसे कमाते हैं। अब शादी का मामला है ना, तो खर्चा तो होना ही है। अरे आप खर्चे की बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, शादी का पूरा खर्चा मैं करूंगा। आखिर इकलौती बहन है मेरी उर्मी, इसकी शादी में मैं कोई कसर नहीं छोड़ने वाला हूँ। लेकिन शादी थोड़ी जल्द होनी चाहिए, क्यों माँ? हाँ, सचिन बिल्कुल सही कह रहा है। मैं कल ही अपने पंडित जी से बात करके शादी की तारीख फिक्स कर लेता हूँ। अरे वाह, इस बात पर तो मुंह मीठा हो जाए आपका। लीजिए मामा जी। क्या जबरदस्ती है ये? मैंने बोला ना, मैं ये शादी नहीं करूंगी, मतलब नहीं करूंगी। सचिन, अरे माँ समझा ना। क्यों जिद कर रही है उर्मी? सचिन जो भी करता है इस घर की भलाई के लिए करता है। ये घर इसी की मेहनत से बना है, भूल गई? लेकिन मैं इसका मतलब ये माँ जो बोल रही है सही बोल रही है। सचिन भाई जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। माँ समझा दे इसको, अगर मेरा दिमाग फिरा ना तो पता नहीं मैं इसका क्या कर दूंगा। रिश्ते, परिवार इंसान की ताकत भी होते हैं और कमजोरी भी। अक्सर इंसान अपने से ज्यादा अपनों के बारे में सोचता है, लेकिन कभी कभी अपनों की फिक्र और भलाई के नाम पर इंसान अपने फैसले उन पर थोपने लगता है। ऐसे माहौल में रिश्ते घुटन बन जाते हैं। ये घुटन भी एक दस्तक है कि रिश्तों में दरार आ चुकी है। जुर्म का साया रिश्तों में अंधेरा लाने वाला है। हेलो। हाँ मैडम, सचिन समाचार। हाँ बोला बोला सचिन। मैडम ब्रेकिंग न्यूज है, आसमान से ओले गिरने वाले हैं बिल्डर यशवर्धन पे। खबर पक्की है? हाँ मैडम, गर्मी के आम जितनी पक्की है। शूटर निकल चुका है वर्धन के घर पे। शिंदे, टीम तैयार करो। कामले और भोसले को भी इन्फॉर्म करो, चेंबूर के लिए फौरन निकलना है। जी भाटिया साहब, अरे माल गिरा दीजिए आप, उसी मिल ही गया। यशवर्धन का कभी कमिटमेंट फेल हुआ है? कल से काम शुरू करना है, मेक श्योर नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप काय भी चिंता करते हैं, अरे हम बैठे हुए ना साहब। साला बहुत भगा रहा था। उतर नीचे, उतर। चल, मुंह दिखाई कर। ए, बंटी हकला, गन किधर है? कौन सा गन? मेरे पास कोई गन नहीं। किसने तेरे को सुपारी दी? सुपारी किसने दी? नंबर भी मिला। किसका नंबर है? मैडम बताता, मैं बताता, सब बताता। मैडम वो नंबर सत्यजीत बंसल का था, उसी ने मेरे को यशवर्धन सेठ का सुपारी दिया था। मर्डर अटेम्प्ट के 12 घंटों के अंदर ही केस से जुड़े दोनों मुजरिम पुलिस की हिरासत में थे। अक्सर आपने अखबारों की सुर्खियों में पढ़ा होगा कि 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने केस सोल्व कर लिया, या वारदात के कुछ घंटों के भीतर ही मुजरिमों को हिरासत में ले लिया गया। अक्सर ऐसे केसेस में सराहना के असली हकदार वो खबरी होते हैं जो अपनी जान पर खेलकर हमें इंफॉर्मेशन देते हैं। खबरी, मुखबिर, इन्फॉर्मर पुलिस की वो आंख और कान होते हैं जो जुर्म की दुनिया पर अपनी नजरें गड़ाए रखते हैं। आज के हमारे इस केस का सेंटर पॉइंट भी एक खबरी ही है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये खबरी कोई खबर लेकर नहीं, बल्कि खुद एक खबर बनकर आया था। अरे नहीं गौर पड़े साहब, अरे आपका पंच इधर नहीं आया है। हाँ साहब, साहब अगर इधर आया होता ना तो अपने को पता चल ही जाता। हाँ, अरे ऐसे ही अपने को थोड़ी ना सचिन समाचार बोलते हैं। हाँ हाँ साहब।
दुबई जाने का बंदोबस्त कब होगा? हो जाएगा, मैंने बात कर ली है। वैसे तेरे जॉब का पक्का है ना? वो तो है, बस थोड़े पैसों की जरूरत है। ये तेरे थोड़े मतलब कितने? 30,000। ठीक है, शाम तक वो भी हो जाएगा। भाई वो तो ऐसा। अबे हाँ ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगा। चल आता हूँ। अरे कहाँ जा रहा है? खाना तो खा ले। अरे माँ, वो जरूरी काम आ गया तो इसलिए निकलना पड़ेगा मुझे। रात को आलू के पराठे बनाना ना, सब लोग साथ बैठकर। ये उर्मी नहीं दिख रही है? उर्मी कहाँ है? वो उसकी फ्रेंड पूजा के घर गई है, आती होगी। माँ, तुम्हारा बेटा पूरे शहर की खबर रखता है, मुझे अच्छे से पता है वो कहाँ है। कब हो रही तेरी शादी? प्रकाश, मैं ये शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी प्रकाश। मैं जानती हूँ सचिन भाई ने जो भी तुम्हारे साथ किया, मुझे इस बात का बहुत दुख है। तो मुझे गुस्सा है उस बात का जो उसने किया ना मेरे साथ, वो मैं जानता हूं। अब हमको नहीं मिलना चाहिए। जा। प्रकाश, ये कैसी बातें कर रहे हो प्रकाश? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी ना तो अपने भाई से बदला लेने में मेरी मदद करेगी? हाँ सचिन, बोलना, कितना पैसा चाहिए? यार 1 लाख चाहिए थे। 1 लाख? यार उधार नहीं मांग रहा हूँ, एडवांस समझ के दे देना। देख सचिन, बात निकली है तो मैं तुझे बोल देता हूँ। दवाई के मुनाफे में जो भी फायदा होता है उसका 40% मैं तुझे दे देता हूँ। ठीक है? और पिछले 6 महीने से तू लगातार मुझसे एडवांस ले रहा है। अब तू मुझे एक बात बता यार कि इस तरीके से धंधा कैसे चलेगा? हाँ यार, मैं तेरी बात समझता हूँ, लेकिन मुझे भी पैसों की जरूरत है। माँ कसम, मैं आगे से एडवांस नहीं उठाऊंगा, पक्का। ठीक है, अब देख, पैसा तो मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन इसका सारा हिसाब रखूंगा मैं। अरे हाँ भाई, समझ गया। ये बैग लेता हूँ। हाँ चल, निकलता हूँ। चल, ख्याल रख। अरे बबलू, मेरी फील्डिंग लगाया क्या? लगता है तेरी खबरी की दुकान नहीं चल रही है। अरे नहीं भाई, दुकान तो चल रही है, लेकिन कछुए की चाल। वो क्या है ना भाई, कछुआ सिर्फ कहानी में जीतता है। देख, बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन मुझसे क्या चाहता है? देख, फिर से साथ में खबरीगिरी शुरू करने की बात मत कर। नहीं भाई, बात वो नहीं है। वो क्या है ना, आजकल पैसे की बड़ी तंगी चल रही है, कुछ जुगाड़ हो जाता तो। यार फिलहाल मेरे पास ही पैसे नहीं है, कुछ होता है तो बताता हूँ, ठीक है? तो देख क्या रहे हैं, अभी ऑर्डर कीजिए शक्तिवर्धक गोली। कट, वेरी नाइस जोया, नेक्स्ट शॉट। थैंक यू सर। मेकअप दादा थोड़ा टचअप कीजिए। सीधा मुद्दे पे आऊंगी। मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा है? मैडम, मैं कैसे कर पाऊंगी? सचिन 1.5 शाना है, मैं उसकी जासूसी कैसे कर पाऊंगी? हाँ मैडम, जितना करीब आप मुझे उसके सोच रही है ना, उतना करीब भी नहीं हूँ मैं उसके। गोली देना बंद कर, ज्यादा मच की ना तो ट्रैफिकिंग के केस में सीधा अंदर डाल दूंगी। मेरी बात ध्यान से सुन, मेरे को डाउट है कि मेरा मुखबिर सचिन, उसने पार्टी बदल दी है।
दूसरे पुलिस वाले को खबर देता है, मेरे को नहीं। मेरा फोन तक नहीं उठा रहा है वो। उसको ढूंढ और मेरे आगे खड़ा कर, तो वो दिन में तेरे को कॉल करूंगी, समझी? चलो काम पे लगो। दस बजने को है, अभी तक सचिन नहीं आया। लग गया होगा किसी के पीछे, 2-3 दिन बाद ही आएगा। मेरा काम भी नहीं किया उसने, बोला था शाम तक पैसे लाके दूंगा। ये सचिन भी ना। सचिन? उसके सामने तो सचिन भाई करते रहता है। तू तो रहने दे माँ, तेरे नजर में ना हमेशा मैं ही गलत होता हूँ। गलती से निकल गया सचिन भाई, बस। लगता है सचिन भाई आ गए। कहाँ थी इतनी देर तक? प्रकाश से मिलने गई थी। सचिन को पता चला ना? बता दो भाई को, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। और हाँ, ये भी बता देना कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ प्रकाश से। माँ देख, तू चिंता मत कर, उसको जो करना है करने दे। ठोकर पड़ेगी ना, सब समझ में आ जाएगा। बस तू ये बात तो सचिन भाई को मत बताना। खबरी है वो, सबकी खबर रखता है, खुद के बहन की खबर नहीं होगी उसे। वाह, क्या हुआ, कुछ पता चला? हाँ, वो सचिन भाई की दवाई वाले दोस्त है ना, शेखर, उनसे मिल के आया। कल मिले थे सचिन भाई उनसे। शेखर भाई, सचिन भाई कल से घर पे नहीं आए। मैंने एक चौल में ढूंढा, 2-3 जगह भी ढूंढा, लेकिन मिले नहीं। आपको कोई आइडिया है? नहीं, आज तो मुझे मिला नहीं। कल आया था मेरे पास और 1 लाख रुपए लेके भी गया है। 1 लाख? सचिन के बचपन में ही सचिन का बाप अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़कर हमेशा के लिए कहीं चला गया था। सचिन की मां अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कचरा चुनने का काम करती थी। ऐसी गुर्बत की जिंदगी से निकलकर सचिन ने अपने और अपने परिवार के लिए एक ठीक ठाक जिंदगी बना दी थी। सचिन की मां को अपने बेटे पर काफी नाज था। अपने जिम्मेदार बेटे का इस तरह से गायब होना उसे बेचैन कर रहा था और वो मदद मांगने हमारे पास आई। तो सचिन खबरी का काम करता है? जी हाँ सर, वैसे सचिन भाई और भी धंधों से जुड़े हुए हैं सर। एक शेखर नाम के दवाई के सप्लायर है, उनके साथ भी काम करते हैं सर। और कल उन्होंने 1 लाख रुपए भी लिए थे शेखर से। आप लोगों को कुछ पता है कि सचिन किस पुलिस ऑफिसर के लिए काम करता है? अपने काम के बारे में सचिन कभी कुछ नहीं बताता है। कभी पूछा तो कहता है उसके काम के बारे में हम ना जाने तो ही हमारे लिए अच्छा है। सचिन का ये फोटो सभी थानों में सर्कुलेट कर दो और पता करो किस थाने में वो किस ऑफिसर के लिए काम करता है। ओके सर। सचिन का नंबर दीजिए। पिछले 2-3 सालों में उसने 17-18 नंबर लिए। कौन सा नंबर दे दो सर? एक्चुअली अलग अलग पुलिस ऑफिसर को अलग अलग नंबर दिए होंगे। आप एक काम कीजिए, फिलहाल उसके सभी नंबर लिखवा दीजिए और सबसे पहले वो नंबर लिखवाइएगा जिस पर उससे आपकी आखिरी बार बात हुई थी। जी। अभिषेक सर, फिलहाल सबसे पहले वाले नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते हैं और एक बार उसके पार्टनर शेखर से भी बात करते हैं। यही है ना? सर, मैं सचिन से तकरीबन 6 साल पहले मिला था। मेरी दवाई के सप्लायर से मिलने के लिए मैं अक्सर उसकी चौल में जाता था। वहीं उससे मेरी पहली मुलाकात हुई। फिर एक दिन वो मेरे घर आ गया, बोला कि उसे दवाई के धंधे में हिस्सा करना है, मेरा पार्टनर बनना चाहता था। नहीं सचिन, मुझे धंधे में पार्टनर की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही काफी हूं इस धंधे के लिए। भाई, धंधा हो या जिंदगी, पार्टनर तो लगता ही है ना। धंधे में पार्टनर का मतलब होता है मुनाफे में बंटवारा। हाँ, लेकिन मुनाफे के साथ साथ नुकसान में भी तो बंटवारा करना पड़ता है ना। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, चलता हूं। अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो बेझिझक आइएगा। और कुछ महीनों बाद ऐसा कुछ हुआ सर कि मुझे खुद सचिन के पास मदद मांगने के लिए जाना पड़ा। क्यों? ऐसा क्या हुआ? धंधे में कंपटीशन काफी बढ़ गया था सर। कभी पुलिस हमारे गोदाम पर छापा मार देती, कभी गुंडे माल को लूट लेते। धंधा सर हमारा चौपट हो रहा था, मेरे कस्टमर टूटने लगे। सचिन ने बताया था मुझे एक बार कि वो पुलिस में खबरी का काम करता है, पुलिस में अच्छे लिंक्स हैं उसके। तो मैंने सर सचिन की मदद ली और उसके बाद मेरा धंधा पहले से अच्छा चल निकला।
अब तो पुलिस मुझे परेशान करती थी और ना ही गुंडे। इसलिए तुमने सचिन को पार्टनरशिप ऑफर की। सर इसमें हम दोनों का ही फायदा था। मैं सारा काम संभालता था और सचिन काम में टांग अड़ाने वालों को। तुमने कल सचिन को 1 लाख रुपए दिए थे, कुछ पता है उसको 1 लाख रुपए किस लिए चाहिए थे? नहीं सर। तुमने उसे 1 लाख रुपए दिए भी थे। हाँ सर, मैंने उसे पैसे दिए थे और मैं तो इस बात के लिए पछता रहा हूं कि मैंने उसे 1 लाख रुपए दिए क्यों। माँ, मैं कुछ काम से बाहर जाके आती हूँ। हाँ उर्मी, एक बार तू और विनोद पुलिस स्टेशन हुआ ना, शायद पुलिस को कुछ खबर मिली हो सचिन की। आप बेकार में परेशान हो रही हो, वो बच्चे नहीं है, खो नहीं गए होंगे, आ जाएंगे ना कुछ दिन में वापस। आपने भी पता नहीं क्या पुलिस कंप्लेन कर दी। मैं जाके आती हूँ। सर, जावेद खबरी ने बताया कि ये सचिन क्राइम ब्रांच ऑफिसर राजेश्वरी के लिए खबरी का काम करता था। राजेश्वरी का आर्म्स यूनिट में ट्रांसफर हो गया है ना? सुना है कुछ केसेस में इन्वेस्टिगेशन ठीक से हैंडल नहीं की थी उसने। राइट सर, और उन केसेस में ये टिप राजेश्वरी को सचिन ने दी थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि राजेश्वरी ने सचिन को किसी केस के सिलसिले में कहीं बाहर भेजा हो? एक बार मिलते हैं राजेश्वरी से। राइट सर। ये सचिन भाई को भी अभी गायब होना था, कम से कम जो शेखर से पैसे लेते वो तो देके जाने चाहिए थे। विनोद, कितना स्वार्थी है रे तू। सचिन खुद पढ़ा नहीं, लेकिन तुझे और उर्मी को उससे पढ़ाया। आज तू जो दुबई जाने के सपने देख रहा है ना, वो भी उसी की वजह से। माना कि उन्होंने हमें पढ़ाया, ये घर दिया रहने के लिए, लेकिन हम दोनों को हमेशा बांध के रखा है उन्होंने। सच कहूं ना माँ, आज अगर वो इस घर में नहीं है तो बहुत सुकून मिल रहा है। मैं तो चाहती हूँ कि वो कभी इस घर में वापस ना आए। उर्मी, कितना जहर भरा तुम लोगों के अंदर अपने भाई के लिए। सचिन समाचार। हाँ, मैं जानती हूँ उसे, कुछ केसेस में उसने मेरे लिए काम किया था। सचिन आपके अलावा और किन किन ऑफिसर्स के लिए काम कर रहा था? कई ऑफिसर्स होंगे, लेकिन किन किन ऑफिसर्स के लिए काम करता था इसकी जानकारी नहीं है मेरे पास। अच्छा, क्या सचिन किसी ऐसे केस में इन्वॉल्व था जिस केस में उसे जान का खतरा हो? हाँ, 6 महीने पहले एक टिप देने के लिए उसने मुझे फोन किया था। मैडम, ब्रेकिंग न्यूज है, आसमान से ओले गिरने वाले हैं बिल्डर यशवर्धन पे। लेकिन कोर्ट में सत्यजीत के काबिल वकीलों ने यह साबित कर दिया कि सत्यजीत ने बंटी को कांटेक्ट किया ही नहीं, और फिर बंटी अपने स्टेटमेंट से मुकर गया। उसने ये कहा कि हमने उसे झूठा स्टेटमेंट लिखवाया। फिर उसको बेल मिल गई और वो अंडरग्राउंड हो गया। और फिर मीडिया ने इस केस को बहुत उछाला, पब्लिक की सत्यजीत को सिंपैथी मिली और आपका ट्रांसफर यहाँ आर्म्स डिपार्टमेंट में होता है कभी कभी। राजेश्वरी, सचिन ने जिन जिन केसेस में आपको टिप दी थी, मुझे उन सारे केसेस की फाइल्स चाहिए। उसके लिए तो आपको क्राइम ब्रांच को कांटेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेरी मानिए तो ज्यादा भागदौड़ मत कीजिए, क्योंकि आपके हाथ कुछ लगेगा नहीं। फिर भी कोशिश तो करेंगे केस सॉल्व करने की। खाना ठंडा हो जाएगा, खा लीजिए ना प्लीज। धोखा दे गया मुझे कमीना। वो इतने सालों से मुझे बेवकूफ बनाता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सर, सचिन का फोन बंद होने से पहले उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन गोरेगांव ईस्ट की थी। और उस वक्त शेखर और राजेश्वरी के फोन कहां लोकेटेड थे? सर, वो लोग तो गोरेगांव के आसपास भी नहीं थे जहां सचिन का फोन बंद हुआ था। और उस बिल्डर सत्यजीत बंसल की कुंडली क्या कहती है? सर, बिल्डिंग लाइन में उसकी काफी साफ सुथरी इमेज है। ये पहली बार है जब उस पर इस तरह का सुपारी देने का इल्जाम लगा हो। बंटी अगला की क्या अपडेट है? अभी तो वो अंडरग्राउंड है सर, उसे ढूंढ निकालने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन सर, मैंने सचिन और राजेश्वरी के कुछ पुराने केसेस स्टडी किए। सचिन वैसे तो बहुत पहुंचा हुआ खबरी था, उसने त्रिलोक ज्वेलर का रोबरी केस और वसई का रेप केस, इन दोनों केसेस को सॉल्व करने में पुलिस की काफी मदद की थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से चीजें बदल गई थी सर। एक्चुअली कुछ महीनों पहले राजेश्वरी ने सचिन की टिप पर एक प्रकाश कामदार नाम के आदमी को ड्रग्स की हेराफेरी के केस में पकड़ा था। प्रकाश को काफी टाइम तक जेल में रहना भी पड़ा था, लेकिन बाद में यह साबित हुआ कि वो ड्रग्स प्रकाश के थे ही नहीं, बल्कि उसे इस केस में फंसाया गया था। मतलब सचिन की दी हुई दोनों टिप्स गलत साबित हुई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन अपने मतलब के लिए राजेश्वरी का इस्तेमाल कर रहा था? सचिन के बारे में हमें काफी जानकारी मिल रही थी। सचिन एक जिम्मेदार बेटा था, एक काबिल खबरी था। इसके अलावा सचिन एक छोटा सा बिजनेसमैन भी था। पर सचिन का एक दूसरा किरदार यह भी था कि सचिन शायद राजेश्वरी को गलत टिप दे रहा था।
अपने पेशे के साथ गद्दारी कर रहा था। क्या सचिन ने इसी गद्दारी की कीमत चुकाई थी? सर, इसकी पहचान करना मुश्किल था। वो तो सचिन खबरी था, इसलिए इसके फिंगरप्रिंट्स हमारे सेंटर डेटाबेस में मिले और उन्होंने भी कंफर्म किया कि ये लाश सचिन की है। किसी की तगड़ी दुश्मनी लगती है। काफी बेरहमी से मारा इसे। सर, से मारा ही नहीं गया, इसका प्राइवेट पार्ट भी काटा गया है। व्हाट? यस सर। इसे मारा, इसका प्राइवेट पार्ट काटा। किसी जुनूनी प्यार का नतीजा लगता है। जरूर कोई औरत इन्वॉल्व होगी इसमें, जिससे इसके जिस्मानी संबंध थे। सर, इस वक्त तो एक ही औरत है जिसके साथ सचिन के संबंध हो सकते हैं, ऑफिसर राजेश्वरी। और राजेश्वरी ने भी बताया था कि पिछले कुछ दिनों से सचिन उसके कॉल से अवॉइड कर रहा था, तो हो सकता है इसकी वजह यही है। आप मुझे ये खबर फोन पर भी दे सकते थे। मुझे यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? वैसे जानकर दुख हुआ कि सचिन मारा गया। सिर्फ मारा नहीं गया, उसके प्राइवेट पार्ट को भी काटा गया है और हमें लगता है कि जरूर इसमें कोई औरत इन्वॉल्व है या उसकी वजह से हुआ है। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है आप बात घुमा फिरा के कर रहे हैं। आप सीधा सीधा क्यों नहीं पूछते? ठीक है, सीधा सीधा पूछ लेते हैं। सचिन आपके साथ काफी लंबे समय से काम कर रहा था। एक दूसरे के साथ काम करते हुए अक्सर लोग करीब आ जाते। आपकी सोच काफी छोटी है इंस्पेक्टर। मैं एक कमिटेड ऑफिसर, अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं होने देती। दो बार सचिन ने आपको गलत टिप दी थी ऑफिसर। एक तरह से देखा जाए तो आपकी डिमोशन का जिम्मेदार सचिन ही था। मेरी कामयाबी का जिम्मेदार अगर मैं खुद को मानती हूँ तो जाहिर है मेरी फेलियर का जिम्मा भी मुझे खुद लेना चाहिए। हाँ, मैं सचिन पर नाराज थी, लेकिन कई केसेस में उसने मुझे बिल्कुल सही टिप दी और हमारे पेशे में ये सब चलता रहता है। चली तो नहीं रहा था राजेश्वरी, टिप देना तो दूर, उसने तो आपके कॉल तक उठाने बंद कर दिए थे। आपने बिल्कुल सही कहा और मुझे गुस्सा आया और मैंने सचिन की सांसें बंद कर दी। अब यही सुनना चाहते थे ना सर? आप मुझ पर यूं ही शक करेंगे तो और उलझते जाएंगे, बल्कि आप मेरी सलाह मानेंगे तो आपको फायदा होगा। बोलिए। सचिन की मौत के पीछे बंटी हकला, सत्यजीत बंसल या फिर प्रकाश का हाथ है। वही प्रकाश ना जिसे सचिन की टिप पर आपने ड्रग्स स्मगलिंग के केस में उठाया था और वो क्लीन चिट छूट गया। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई ड्रग पैडलर नहीं हूँ। सचिन पगार ने मुझे फंसाया है। एक सच बोल दे, स्टोरी मत बना। मैं सच बोल रहा हूँ। मैं सचिन की बहन उर्मी से प्यार करता हूँ और वो भी मुझे प्यार करती है, लेकिन मेरी जो जात है ना, मैं सचिन से भूल ही नहीं जाती। मुझसे मुझे वार्न किया था कि अगर मेरी बहन से रिश्ता रखा तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने एक और खबरी बबलू को अपॉइंट किया। ये बबलू और सचिन काफी टाइम पहले साथ में काम किया करते थे। मैडम, वो प्रकाश सच बोल रहा है। मैंने उसके ऑफिस के प्यून से लेकर मैनेजर तक सबसे बात की, यहाँ तक कि उसके मकान मालिक और पड़ोसी को भी मिला। ड्रग्स तो क्या, बीड़िया तंबाकू खाते हुए भी किसी ने उसको आज तक नहीं देखा। प्रकाश 1 हफ्ते तक जेल में रहा और उसके बाद उसकी बेल हो गई। बंटी हकला, सत्यजीत बंसल, प्रकाश कामदार और सचिन की बहन उर्मी, मैंने आपको 4 संदिग्ध परोस दिए। अब मैं जाऊं या आपको और मदद चाहिए? थैंक यू। अब तक हम सचिन के कातिल को उसके घर के बाहर ढूंढ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचिन की बहन के आशिक प्रकाश ने अपने ऊपर हुई ज्यादती का बदला लेने के लिए क्राइम किया हो और सचिन की बहन उर्मी ने इस काम में उसका साथ दिया हो? अगर 2 वक्त का खाना और रहने को छत देना यही एक अच्छे भाई का फर्ज है तो हाँ, सचिन भाई बहुत अच्छे थे। लेकिन सर, मेरी भी कुछ अपनी लाइफ है, कुछ मर्जी है। भाई को प्रकाश की जात से बहुत प्रॉब्लम थी और मुझे उनकी सोच से। और प्रकाश के जेल से बाहर आते ही तुम दोनों ने मिलकर सचिन को सीधे ऊपर भिजवा दिया? नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब गुस्सा बहुत था सर और बदला भी लेना था, लेकिन इस तरह नहीं। मैंने सोचा था कि मैं और उर्मी शादी करते और सचिन की आंखों के सामने अपनी नई जिंदगी शुरू करते। लेकिन सचिन के मौत की खबर आई तो खुशी तो बहुत हुई होगी, क्योंकि तेरे रास्ते का कांटा जो हट गया है ना। खुशी हुई ये तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, मुझे दुख भी नहीं हुआ। आंसू आए ही नहीं। तब पता चला कि सचिन भाई तो मेरे लिए बहुत पहले ही मर चुके थे और फिर मरे हुए इंसान के मर जाने पर कैसा दुख। प्रकाश और उर्मी दोनों को सचिन की मौत से फायदा हुआ है।
दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ। आखिरी बार सचिन का फोन गोरेगांव ईस्ट में एक्टिव था। गोरेगांव ईस्ट के रास्ते पर बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, सब जगह की सीसीटीवी फुटेज स्कैन कर। प्रकाश, क्या हो गया? तुम बहुत परेशान दिख रही हो। पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। जरूर पुलिस वाले होंगे। प्रकाश, मुझे लगता है कि हम लोगों को शादी करके यहाँ से बहुत दूर चले जाना चाहिए। हम अभी नहीं कर सकते शादी उर्मी, पुलिस को हम दोनों पर शक है। हमें थोड़े दिन और इंतजार करना होगा। सर सचिन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर सचिन का मर्डर उसी दिन हुआ जिस दिन सचिन गायब हुआ था, रात के करीब 1 से 2 बजे के बीच। सर सचिन का सिर बुरी तरह से फटा हुआ था, सर पे शायद हथौड़े से वार किया गया था और उसी वजह से उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ के बाद सचिन का चेहरा बुरी तरह से बिगाड़ दिया गया था। गोरेगांव ईस्ट की सीसीटीवी फुटेज और टोल नाका की सीसीटीवी फुटेज में कुछ मिला? नहीं सर, हमारे संदिग्धों में से उस फुटेज में कोई भी नजर नहीं आया। उर्मी और प्रकाश के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सर प्रकाश के जेल से आने के बाद उर्मी और प्रकाश दोनों लगातार टच में थे और जिस दिन सचिन की डेथ हुई थी उस दिन भी उर्मी प्रकाश के साथ मिली थी। दोनों का फोन एक ही जगह पे एक्टिव था। सचिन की मौत को 4 दिन हो चुके थे। हम सिर्फ हवा में हाथ पैर मार रहे थे। क्या सचिन की मुखबरी उसका मौत का कारण थी? या सचिन का अपनी बहन के प्यार में रुकावट बनना उसकी मौत का कारण था? या सचिन की मौत के तार राजेश्वरी से जुड़े थे? सवाल अनेक थे और बहुत जल्द इनमें कई और भी सवाल जुड़ने वाले थे। पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए। हो क्या रहा है ये? 5 दिन में एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या, वो भी इतनी बेरहमी से। ऐसी भी क्या दुश्मनी रही होगी किसी को सचिन की फैमिली से? उर्मी दोपहर को घर से बाहर निकली थी, पता नहीं था कहाँ जा रही है। आपको क्या लगता है कौन कर सकता है घिनौनी हरकत? प्रकाश। लेकिन प्रकाश तो आपकी बेटी से प्यार करता था, शादी करना चाहता। सब नाटक है साहब। जब से जेल से छूट कर आया है उसके मन में एक ही भावना है, बदला। मारो ना सर, डाल दो मेरे को जेल में और चढ़ा दो सर मेरे को फांसी। कुछ भी होता है ना सर तो आप मेरे को पकड़ते हो। वैसे भी सर उर्मी के बिना जीने का कोई मतलब नहीं है सर। आपका बेटा विनोद कहाँ है? फोन भी नहीं उठा रहा है। विनोद सुबह सुबह घर से बाहर निकला, बोल रहा था इंटरव्यू के लिए जा रहा है, 1-2 दिन में वापस आ जाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों सूटकेस भर के कपड़े ले गया। देखिए, आप हमें साफ साफ बताइए कि विनोद घर से कितने बजे निकला और उर्मी घर से कितने बजे निकली? विनोद 10-10:30 बजे निकला घर से और उर्मी 12 के आसपास। सर उर्मी की कॉल रिकॉर्ड्स। सर उर्मी के नंबर पे आखिरी कॉल उसके भाई विनोद का आया था करीब 11:15 बजे और उसके आधे घंटे बाद उसका नंबर बंद हो गया। सर विनोद का फोन ट्रेस हो गया। उसके फोन की लोकेशन इस वक्त इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास की है। एयरपोर्ट के पास? जरूर वो देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा होगा। हमें किसी भी तरह उसे रोकना है। मैं एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करता हूं, तुम फौरन एयरपोर्ट के लिए निकलो। इतनी जल्दी कहा कि विनोद, तेरी फ्लाइट तो टेक ऑफ से पहले ही क्रैश हो चुकी है। अभी चल थाने, चल सर ये क्या बात कर रहे सर? उर्मी की मौत होगी और सर उर्मी के साथ रेप हुआ सर? ज्यादा भोला मत बन। जहां पर हमें उर्मी की लाश मिली है ना, उस एरिया में तेरा फोन एक्टिव था, मतलब तू वहां पर मौजूद था। तूने खुद मारा ना अपनी बहन को? रेप किसी और से करवाया या फिर? बस भी करो सर, उर्मी मेरी बहन थी सर। मुझे जरूर फंसाने की कोशिश की गई है सर। एक बबलू नाम के आदमी का मुझे फोन आया था। हेलो, बबलू बोल रहा हूँ। बबलू भाई देखिए, मैं सही में बहुत परेशान हूँ। अगर ये मौका चला गया ना, मैं दुबई नहीं जा पाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन उसके बदले में तुम्हें भी मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। फिर
फिर सर उसने मुझे तारापुर हाईवे के पीछे एक मंदिर वहाँ बेंच पे बैठ के इंतजार करने के लिए कहा और सर मैंने भी वही किया सर। हेलो, हाँ बबलू भाई, जो आपने मंदिर के पीछे जगह बताई थी वही बेंच पे बैठा हूँ। अब सुन, जिस बेंच पे तू बैठा है उसके पीछे एक नाव है, नाव के नीचे एक बैग रखा है, उसमें 1 लाख रुपए है। ये पैसे तुझे तभी मिलेंगे जब तू मेरा काम करेगा। क्या काम करना होगा? अपनी बहन उर्वी को फोन कर और उसको यहाँ पे बुला। सर मैं लालच में आ गया था सर, तो मैंने उर्वी को फोन किया और वहां मैंने उसको बुलाया सर। और उर्मी वहां पर आई और जब उसने तेरी बात नहीं मानी तो तूने उसको मार डाला। नहीं सर, मैंने बहुत देर तक इंतजार किया लेकिन वो नहीं आई सर। उसके बाद बबलू का भी फोन नहीं आया, तो मैंने सर चुपचाप बैग ली और चला गया। सर विनोद की यह बात तो सच है कि उसे करीब 11 बजे चैम्बूर के एक पीसीओ से कॉल आया था और समय ने अपनी टीम को बबलू खबरी की सर्च शुरू करने का ऑर्डर दे दिया है। सर राजेश्वरी के बारे में एक अपडेट मिली है। वो एक जोया नाम की लड़की से मिलती है जो कि एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है और जोया का सचिन के साथ अफेयर चल रहा था। फाइनली सचिन के साथ किसी लड़की का नाम तो जुड़ा। आई एम श्योर ये वही कड़ी है जिसे अब तक हम मिस कर रहे थे। सर राजेश्वरी मैम से मुझे सचिन की मौत का पता चला। मैं सचिन को बहुत प्यार करती थी। इनफैक्ट सर उसी ने मुझे इंडस्ट्री में काम दिलवाया और पैसों की भी मदद की। मैं तो खुद उससे शादी करने का सोच रही थी, लेकिन सचिन ने मुझे धोखे में रखा। मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि उसका किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। कौन है वो लड़की? सर ये तो उसके साथी को ज्यादा पता होगा। कौन साथी? बबलू? बबलू खबरी? बबलू खबरी के साथ तो सचिन ने बहुत पहले ही काम करना बंद कर दिया था। मैं बंटी हकला की बात कर रही हूँ, वो सचिन का खास दोस्त है। जोया ने हमें बताया कि तू काफी जिगरी था सचिन का, फिर भी उसने तेरी टिप दी राजेश्वरी को, जेल भिजवाया तुझे। जाहिर सी बात है गुस्सा तो बहुत आया होगा तुझे। मैं सर धीमी लोकल, तेज हो जा, नहीं तो जिंदगी में कभी बोलने लायक नहीं बचेगा। सर सचिन को मैंने नहीं मारा सर, मैंने नहीं मारा। और वो यशवर्धन साहब को टिप देना वो सारा नाटक था साहब। चल आगे बोल, क्या खिचड़ी पकी थी? एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए सत्यजीत और वो यशवर्धन दोनों भी ट्राई कर रहे थे और यशवर्धन का ये प्लान था कि सत्यजीत का नाम बदनाम हो जाए तो वो प्रोजेक्ट उसे मिल जाएगा। और ये सारा नाटक खुद यशवर्धन ने ही प्लान किया था। सत्यजीत ने कोई सुपारी नहीं दी थी साहब। जोया ने हमें बताया कि सचिन का उसके अलावा किसी और लड़की के साथ भी अफेयर था। कौन है वो लड़की? लड़की का लफड़ा तो सिर्फ सचिन ही जाने, मेरे से तो सिर्फ धंधे की बात होती थी। कोई तो होगा जो उसके इस अफेयर के बारे में जानता होगा। साहब आप विठल राव से पूछो ना। कौन विठल? वो तिलक नगर के थाने में हेड कांस्टेबल थे, शायद अभी रिटायर हो गए। 9 साल पहले उसने ही सचिन को इस खबरी के लाइन में पहली बार चांस दिया। विठल राव से कांटेक्ट करो और चैम्बूर पुलिस को इन्फॉर्म करो कि बिल्डर यशवर्धन को कॉन्स्पिरेसी के चार्ज में अरेस्ट करें। हमें भी यशवर्धन से पूछताछ करनी होगी। अगर सचिन भविष्य में कभी मुंह खोलता तो यशवर्धन की साजिश पकड़ी जाती। हो सकता है इसी वजह से यशवर्धन ने सचिन को मरवाया हो। ओके सर। बंटी ने सब कुछ बता दिया आपके बारे में हमें। बेहतर यही होगा कि आप अपना गुनाह कबूल कर लें, नहीं तो बहुत घाटे में रहोगे वर्धन साहब। हाँ, मैंने सचिन के साथ मिलकर सत्यजीत को बदनाम करने का प्लान बनाया था। सचिन को 2 लाख रुपए भी दिए थे। 2 लाख भी दिए थे और 5 साल के लिए अपना गोरेगांव वाला गोडाउन भी। गोरेगांव ईस्ट में है ना गोडाउन? सर सचिन के फोन की लास्ट लोकेशन भी गोरेगांव ईस्ट की ही थी। एड्रेस दीजिए गोडाउन का। तोड़ दो। सर यहाँ आइए। सर लगता है सचिन को किसने यहीं पर मारा होगा। फोरेंसिक टीम को बुलवाओ और कंफर्म करो डीएनए से कि ये खून सचिन का ही है और आसपास की दुकानों पर पता भी करो।
शायद किसी ने उस रात सचिन को किसी के साथ देखा होगा सर। सर सचिन के पास वाले गोडाउन के ओनर ने ये फोटो दिया है। इसका नाम उदय सिंह है। सचिन के गोडाउन और आसपास के एरिया का सिक्योरिटी गार्ड है ये। जिस दिन सचिन मारा गया उसके अगले दिन से ये ड्यूटी पे नहीं आया सर। उदय सिंह की फोटो सभी जगह पर सर्कुलेट करो। शायद ये सचिन के मर्डर के बारे में कुछ जानते हैं। और कांस्टेबल विठल राव से बात हुई जिसने सचिन को खबरी बनाया था? अभिषेक उनसे मिलने ही गया अभी। विठल राव जी, हमें सचिन खबरी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से सचिन की मौत रात के करीब 1 बजे हुई थी। हमने अभी उस गोडाउन के आसपास का डम डेटा स्कैन किया तो पता चला कि रात के करीब 12:10 पर उस एरिया में एक नंबर एक्टिव हुआ था। सर, ये नंबर किसी ममता के नाम पे रजिस्टर्ड है जो एक प्रोस्टिट्यूट है। शायद ये ममता वही लड़की हो जो साथ सचिन के साथ थी। कदम, इस ममता को डिटेन करो। जबरदस्ती उठा के लाने का क्या है साहब? मैं ऐसे बताती है ना सब कुछ। हाँ, 6 दिन पहले मैं गोरेगांव इसके गोडाउन में गई थी। मेरे को सचिन का फोन आया था, बोलने लगा उसके और उसके दोस्त को रात भर मजे करने का है। नाम क्या था दोस्त का? बबलू? नहीं साहब, बबलू नहीं, शेखर था साहब। शेखर? हाँ साहब। आज तो मजा आ गया भाई। अरे कोई बात नहीं सचिन, होता है कभी कभी, आदमी का फॉर्म खराब होता है, कोई बात नहीं। तो चल अभी फिर से ट्राई करता हूँ। चल। अरे रहने दे, मेरे पास तेरी नेट प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं है। इसका नाम सचिन किसने रखा बे? तुझे चल बोला ना। साला सुनिच नहीं रहा था सर, जिद पे आ रहा था फिर से करना है, फिर से करना है। फिर गर्मा गर्मी हो गई तो मैंने अपने एजेंट हरी को फोन किया। हरी को बोला कि मुझे लेके जाए यहाँ से। हरी आया तो मैं उसके साथ चली गई। अच्छा, सचिन और शेखर के अलावा और कौन था वहाँ? बाहर गोडाउन का वॉचमैन था ना साहब। शेखर ने मैं ये नहीं बताया कि उस रात वो सचिन से फिर से मिला था। कहीं ये दोनों मर्डर शेखर ने तो नहीं किए हैं? पर शेखर ऐसा क्यों करेगा? और शेखर सचिन का प्राइवेट पार्ट क्यों काटेगा? सर मैं विठल राव से मिला, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली है। सर, मैंने उन्हें राजेश्वरी, शेखर और प्रकाश इन तीनों के फोटोज दिखाए। उन्होंने बताया कि 6-7 साल पहले इलीगल दवाइयां रखने के आरोप में उन्होंने शेखर को अरेस्ट किया था, जिसकी टिप उन्हें सचिन ने दी थी। सर, जिस तरह सचिन ने प्रकाश के घर पे ड्रग्स रख के उसे झूठे केस में फंसाया था, उसी तरह उसने शेखर को भी फंसाया था। सर, मैंने पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड्स चेक किए। जितनी बार भी शेखर पकड़ा गया उसकी जमानत हर बार सचिन ही करवाता था। सर, मैं बता रहा हूं। बहुत गुस्सा था ना तुझे सचिन पर? क्योंकि उसने तुझे बिजनेस में धोखा दिया था, वो भी कई बार, इसलिए तूने उसे मार डाला। पर ऐसा भी क्या गुस्सा था जिस वजह से तूने उसका प्राइवेट पार्ट काटा? सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं, मैंने सचिन को नहीं मारा है। सर, सिक्योरिटी गार्ड उदय सिंह पकड़ा गया है, दूसरे लॉकअप में है। सचिन के हाथों इतने धोखे खाने के बाद भी मैं उसके साथ काम करता रहा। जब उसने मुझसे पैसे मांगे मैंने उसे पैसे दिए, उस दिन भी दिए। तो जब भी किसी लफड़े में फंसता था मैं उसे बचाता था। मैं तो सर उस रात उसके साथ सिर्फ मजाक कर रहा था, लेकिन जो उसने उस रात कहा ना, मेरा बर्दाश्त जवाब दे गया। अरे वो गई अपने एजेंट के साथ, बैठ तू। अरे क्या उल्टा पुल्टा बोल रही थी यार वो? अरे अपना धंधा करते तो धंधा करे ना, एक्स्ट्रा पैसा दे देते थे। यार, लेकिन वो बोल तो सही रही थी। तू जीरो पे आउट हो गया। मैं क्या बोलता हूँ, तेरे को मंगलू बाबा के पास लेके चलता हूँ, तेरे लिए गोली देगा। तेरे को समझा? तेरी शादी नहीं हुई अभी, भाभी को कैसे संभालेगा? डीले अपनी जुबान पे लगाम लगा। और तू जिसको ढीला कह रहा है ना, यही ढीला तेरे बेटे आशीष का असली बाप है। सचिन, ऐसा मजाक नहीं करने का, फैमिली पर नहीं जाने का मेरी। फैमिली पे नहीं जा रहा हूं मैं। और तुझे झूठ लग रहा है ना, तो जाके पता कर ले, नहीं तो डीएनए टेस्ट करवा ले, नहीं तो अपनी बीवी से जाकर पूछ ले कि असली मर्द कौन है, तू या मैं। बीवी पर नहीं जाने का। शेखर से मैंने पैसे देकर उदय को अपनी तरफ मिला लिया था, लेकिन मेरा गुस्सा भी शांत नहीं हुआ था।
सच्चाई जानने के लिए अपने घर पहुंचा। अरे बोलना, बोलती क्यों नहीं अब? हाँ, तू सोचती सचिन के साथ, और ये आशीष मेरी औलाद है कि उसकी औलाद? अरे बोलना। उसने मुझे मजबूर किया था। उसने बोला था अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो आपकी जमानत नहीं होने देगा। उसके बाद मैंने कपड़े बदले और गोदाम के लिए निकला। रास्ते में मुझे एक नारियल पानी वाला मिला, मैंने उसका चाकू खरीद लिया और उसके बाद मैं गोदाम पहुंचा। बहुत बड़ा मर्द समझता है ना तू खुद को? तेरी मर्दानगी आज मैं तुझे दिखाता हूं। चल। इस सचिन की बहन उर्मी को क्यों मारा? सचिन को मारकर मेरा गुस्सा तो शांत हो गया था, लेकिन जब भी मैं अपनी बीवी की आंखों में देखता था मुझे सचिन का धोखा याद आता था। आप शांत हो जाइए ना, सब कुछ भूल जाइए। हम एक बार फिर से। भूल जाऊं? क्या भूल जाऊं? कि जब मैं तुम्हें छूने की कोशिश करता हूं तो मुझे याद आता है कि उसने भी तुम्हें छुआ है। जब ये मुझे बाप बोलता है तो मुझे लगता है ये मुझे गाली दे रहा है। मेरा परिवार, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा धंधा सब बर्बाद कर दिया उसने। अब जब तक मैं उसके परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं जानता था सचिन का भाई विनोद दुबई जाने के लिए पागल है। मैंने उदय के जरिए विनोद को फोन लगवाया था। हेलो, दुबई जाना चाहोगे? मैं जानता था कि सचिन और बबलू पहले एक साथ खबरी का काम किया करते थे, लेकिन अब दोनों में 36 का आंकड़ा हो गया था। मुझे मालूम था कि अगर सचिन की लाश मिलेगी तो सारा शक बबलू पर जाएगा। मेरे ही कहने पर उदय ने बबलू बनकर विनोद को फोन किया और विनोद ने उर्मी को फोन किया। उर्मी जब विनोद से मिलने निकली तो मैंने उसे लिफ्ट दी। तुम विनोद से मिलने जा रही हो ना? हाँ। मुझे विनोद ने भेजा तुम्हें लेके आने के लिए। आ जाओ, आ जाओ। उर्मी जानती थी कि मैं सचिन का दोस्त हूं, वो आसानी से मेरी बात मान गई। मैंने गाड़ी में ही उसके साथ रेप किया और उसका गला दबा दिया और उदय सिंह उर्मी की लाश को उसी जगह फेंक कर आ गया जहां विनोद उर्मी का इंतजार कर रहा था, ताकि उर्मी की मौत का इल्जाम भी विनोद पर लगे और सचिन का पूरा परिवार भी उसी तरह तहस-नहस हो जाए जैसे उसने मेरा परिवार तहस-नहस किया। सचिन ने तेरा परिवार तहस-नहस नहीं किया, बल्कि तूने खुद अपना परिवार तहस-नहस किया है। शायद अभी इस बात का एहसास तुझे नहीं होगा, पर जब तू बाकी की जिंदगी जेल में काटेगा ना और तेरे बीवी बच्चे भटकेंगे तब तुझे इस बात का एहसास होगा। शेखर और उदय दोनों इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। बहुत जल्द दोनों पर मुकदमा शुरू होगा। बदला एक ऐसी नकारात्मक भावना है जो अपने साथ सिर्फ तबाही लेकर आता है। अगर किसी इंसान के अंदर यह बदले की भावना लगातार पनप रही है तो जरूरी है वो इंसान इस बदले की भावना के परिणाम को समझे, इसे एक दस्तक समझे और कभी बढ़ावा ना दे, क्योंकि बदला लेकर कभी किसी को सुकून हासिल नहीं हुआ। हासिल हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा। इस केस से आपको अवगत कराने का हमारा उद्देश्य यह है कि इंसान दूसरों की गलती से सीखे और खुद को ऐसी गलती करने से दूर रखे। अब मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिमन्यु जिंदल आपसे इजाजत चाहता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए केस के साथ। क्राइम पेट्रोल दस्तक, मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें